जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 5th चैप्टर का 4th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.4 और चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन। और आज आप इसमें पढ़ेंगे इम्पल्स या इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़े समझेंगे और एक डेरिवेशन करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, यानी कि इम्पल्स और मोमेंटम इन दोनों के साथ कैसा रिलेशन ड्राइव होकर आएगा उसे देखेंगे। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स का मीनिंग क्या है, इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी जैसे मैंने बताया क्वालिटेटिव डेफिनेशन भी है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी है, तो दोनों डेफिनेशन को समझेंगे। देखो इम्पल्स क्या होता है, हम बोलते हैं इम्पल्स या इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है और उसे हम मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इम्पल्स या इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए, जैसे क्या हुआ, किसी ने कोई बॉल को दीवार पे मारा और वो जाती है दीवार पे टकराती है वापस आ जाती है, कैच कर लेना, तो वो दीवार पे टकराई तो बहुत थोड़े टाइम के लिए दीवार पे टकराई। ऐसे ही मैं आपको भी और एग्जांपल दूंगा, पहले एक उसका फॉर्मूला देख ले। इम्पल्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, और ये डेल्टा टी जो है ये स्मॉल टाइम है, मतलब जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा है, बहुत कम है। अब इसको आप समझें। दूसरी चीज ये फोर्स के प्लेस पे हमने एवरेज फोर्स लिया, उसका भी मीनिंग समझेंगे कि एवरेज फोर्स क्यों लिया है। बहुत ही इजी लेक्चर है, बहुत ही आसान सा है, पूरा लेक्चर आप देखें, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, समझ में भी आएगा। अगर पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट की, तो ये एवरेज फोर्स है तो फोर्स के अकॉर्डिंग यूनिट हो गया इसकी न्यूटन, और टाइम जो है इसकी यूनिट होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। ये इम्पल्स की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन सेकंड। और भी यूनिट बन सकता है, जैसे फोर्स के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसके अकॉर्डिंग भी देख लें। फोर्स के प्लेस पर जैसे मैं आई के प्लेस पे तो आई लिख दूं, फोर्स के प्लेस पर मैं लिख दूं मास इनटू एक्सेलरेशन, और टाइम के प्लेस पर तो हमारा डेल्टा टी रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट क्या हो गई हमारी, मास की हो गई किलोग्राम, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेल्टा टी का हो गया सेकंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। तो ये भी इसकी एसआई यूनिट है, न्यूटन सेकंड भी एसआई यूनिट है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो हो जाएगी हमारी ग्राम, मीटर की जगह आएगा सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह सेकंड रहेगा ये। तो ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस हो गई यूनिट, और ये आपकी एसआई यूनिट, और ये भी आपकी एसआई यूनिट है। इतना समझ आया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद समझना ये एवरेज फोर्स क्यों लिया। देखिए अब आप ऐसे समझें कि जैसे मान लिया किसी ने किसी को कोई रैप्टा मार दिया, रैप्टा चांटा मार दिया। अब मान लो उसने इस तरीके से मारा तो जो रैप्टा आ रहा है वो इस तरीके से खड़ा, जब वो हाथ आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा पास में, तो जब टच करेगा उस समय टच करने के टाइम मिनिमम फोर्स, और ऐसे पूरी पोजीशन को देखना है, हाथ आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे 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 करके, अब ये पोजीशन रैप्टा पड़ने पे क्या होगा, थोड़ा सा मुंह ऐसा हो गया, तो जब मुंह की पोजीशन ज्यादा बिगड़ गई उस समय मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, और फिर ये हाथ धीरे 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 पीछे जाएगा, मुंह की पोजीशन अपनी जगह आएगी और इस तरीके से, और फिर ये हाथ हट जाएगा। तो जब टच हुआ तो कम फोर्स लग रहा था, जब ये ऐसे करके बढ़ता क्या बढ़ता है, जैसे मुंह का देख रहे हो शेप चेंज होता जा रहा है, फोर्स बढ़ता जा रहा है। और इस तरीके से अगर किसी ने किसी को रैप्टा मार दिया और आप इसी को अगर उसकी वीडियो क्लिपिंग बनाया स्लो मोशन में देखें
तब आपको ये इफेक्ट पता चले। तो मान लिया हमने 2 सेकंड के लिए वो हाथ गाल पर टच हुआ, तो 2 सेकंड तक जो फोर्स लगा वो कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा। क्यों? जब टच हुआ तो कम, जब पूरा ढंग से टच हुआ, इस तरीके से मुंह टेढ़ा हो गया, मैक्सिमम फोर्स। अभी फिर देखो हाथ जो है वो गाल से लगा हुआ है, इस तरीके से हाथ गाल से लगा, और फिर ये मुंह की पोजीशन ऐसे हो गई, ऐसे सीधा होती जा रही है, फिर इस तरीके, अभी हाथ गाल से लगा है, इसका मतलब मुंह अपनी पोजीशन पर आ गया, यानी कम फोर्स लग रहा है इस तरह। ऐसे ही समझ लो बॉल होता है, ये मेरा हाथ वॉल है, दीवार है, गेंद जाती है, ऐसे जाती है, ये गेंद है, ऐसे करके जाएगी जाएगी, ऐसे कंप्रेस होगी और फिर एक्सपेंड करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, बॉल तो नहीं, ये इस देखो इस तरीके से, ये बॉल जैसा एक ग्लोब है, समझ, ये मान लिया बॉल है, ऐसे बॉल आई 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 टच हुई, फिर ये क्या होगी, जब जोर से मारेंगे तो फोर्स से क्या कंप्रेस ऐसे होने लगेगी। देखो इस साइड से देख सकते हैं, इस साइड से कैसे पिचक रही है, और फिर ये एक्सपेंड करेगी और ऐसे करेगी, यानी कि जितनी भी देर के लिए टच होगी बॉल से उतनी देर के लिए कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाएगी, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाएगी। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो फोर्स लेते हैं वो हम एवरेज फोर्स लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट 2 सेकंड के लिए कोई ऑब्जेक्ट किसी से टकराया तो उसने उसमें कांस्टेंट फोर्स लगाया नहीं, तो हमने उसकी जगह एवरेज फोर्स लिया। अब तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम सोचोगे एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इनिशियल फोर्स दिया होगा, फाइनल फोर्स दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा होगा, जो फोर्स दे रखा होगा, एक ऑब्जेक्ट किसी से टकराया, इतनी देर के लिए टकराया, इतना फोर्स लग रहा है। मगर मैं बता दिए एवरेज फोर्स का मीनिंग क्या है, क्यों लेते हैं एवरेज फोर्स। सिंपली अगर देखें तो हम ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, I = F × T, FT ऐसा भी मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। अगर FT आप बोलोगे अभी ऊपर एवरेज था, नीचे कैसे हो गया, एवरेज कहाँ उड़ गया, कहाँ गायब हो गया, तो वो भी F जो है वो एवरेज फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने एवरेज लिखा नहीं है, लेकिन F इज द एवरेज फोर्स, तो वो एवरेज फोर्स है, ठीक है ना, ठीक है। तो समझ में आया। तो इम्पल्स क्या है, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स का फॉर्मूला I = F × T होता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, वो एवरेज फोर्स ले लो और जितने टाइम के लिए फोर्स लगा उस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इम्पल्स मिल जाएगा। अब बात आती है रिलेशन की बात। अगर हम बात करें, एक छोटा सा रिलेशन करना है हमें, इसमें डेरिवेशन करना है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है, छोटा डेरिवेशन। तो हमने ये माना कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लग रहा है और फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपने पढ़ा है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, F = dp/dt। ये मूवमेंट, ये जो है न्यूटन का सेकंड लॉ है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। dp चेंज इन मोमेंटम है, dt चेंज इन टाइम है। dp मोमेंटम में dt टाइम में चेंज आया जब उस पर लगा एक्सटर्नल फोर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमारा ये dp इधर आ गया और ये आ गया f dt, ठीक है, ये f dt आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करते क्यों, इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं कि हमें निकालना है कि 0 से t टाइम में, 0 से t टाइम के लिए जो ऑब्जेक्ट है फोर्स लगा। अब 0 से t टाइम कितने हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, 3 सेकंड भी हो सकता है, माइक्रो सेकंड भी हो सकता है, मिली सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कह रहा है 0 से t टाइम के लिए जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा उतनी देर में ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो हमने क्या करा, दोनों तरफ ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, समझ आया। अब एक तरफ तो लगा नहीं सकते, दोनों तरफ लगाएंगे। ये कहलाता है, ये नागराज जैसा बना दिया ना ऐसे करके, ये कहलाता है मोमेंटम, वो उसका इंटीग्रेशन का साइन, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है।
अब ये dp है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो यहाँ लिमिट मोमेंटम के अकॉर्डिंग लगेगी। तो इनिशियल मोमेंटम हमने माना p1 है और फाइनल p2 है, यानी कि मोमेंटम p1 से p2 हो गया। अब राइट हैंड साइड है, फोर्स हम ये मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स। अब अगर हो सकता है ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट हो ही ना, जैसे हम अभी कंडीशन बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है 2 सेकंड के लिए वो कांस्टेंट नहीं होता, हम उसका एवरेज ले लिया, एवरेज कांस्टेंट ही होता है। अब F को समझें, F जो है वो हमारा एवरेज फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। देखो एवरेज जो होता है वो भी कांस्टेंट ही होता है। अब जैसे मान लो कि आपके 5 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में आए 60, एक में आए 70, एक में आए 80, एक में आए 90 और एक में आ गया 100 आउट ऑफ 100। अब उसका एवरेज हमने निकाल लिया, अब एवरेज आ गया 80। तो आप ये समझिए, अगर आपसे फिर आपसे कोई किसी भी सब्जेक्ट में पूछेगा तो आप यही तो बोलोगे एवरेज 80 है, एवरेज 80 है, एवरेज 80 रहेगा, एवरेज की बात कर। तो एवरेज कब निकालते हैं? जब हमारे अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर। तो एवरेज की जब बात करी तो आप हर सब्जेक्ट में एक ही तो बता रहे, तो एवरेज जो होता है वो कांस्टेंट ही हो जाती है, कांस्टेंट वैल्यू। तो भैया एफ तो हमारा कांस्टेंट हो गया। अब dt टाइम तो भैया कभी कांस्टेंट हो नहीं सकता, वो तो रुकता नहीं है। तो टाइम हमने ले लिया यहाँ पर 0 और t, यानी कि 0 से t टाइम में मोमेंटम कितना चेंज हो, लेफ्ट में मोमेंटम है, फोर्स तो फिक्स्ड है। अब dp का इंटीग्रेशन होता है p। देखो इंटीग्रेशन थोड़ा सा देख लो, इंटीग्रेशन को इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं आता फिजिक्स में, ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन आता है। थोड़ा सा बेसिक सीख लो तो आराम से आपको आ जाएगा, ठीक है। मैंने भी एक लेक्चर बना रखा है 11th 12th के लिए इंटीग्रेशन का, तो आप वो देख लो। दूसरी भी जगह है तो बहुत सारी जगह मिल जाएगा, कोई ऐसा नहीं है, जो भी आपको आसान लगता हो वो आप देख लो, जो भी लेक्चर। अब dp का इंटीग्रेशन हो गया p, नीचे लगाया मोमेंटम लिख दिया p1 और ऊपर लिख दिया p2। अब f तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसे इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिख दिया, 0 से t लगा दिया और यहाँ हो गया dt, ठीक है। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, बिल्कुल हलवा है, कुछ है ही नहीं। अब इस p की जगह क्या करना है, अपर लिमिट लगाना है माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस p को हटाएंगे, लिखेंगे ये क्या हो जाएगा p2 माइनस p1। इस p की जगह लगा अपर लिमिट, फिर माइनस फॉर्मूले का लगाया, फिर इस p की जगह लोअर लिमिट इक्वल्स टू f लिख दिया ये वाला। और dt, ये जो dt लिखा है dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, लिमिट लगाया 0 से t। अब p2 माइनस p1 इक्वल्स टू f, इस t के प्लेस पे t लिख दो, माइनस फॉर्मूले का लगाओ, इस t की जगह 0, यानी कि क्या होता है, देखो जब लिमिट लगाओगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, और उसके बाद जब लिमिट इस तरीके से, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाएंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, और उसके बाद जब नीचे लिखेंगे तो आप कैसे ही लगा लो, जैसा आपका मन करे, ठीक है। आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, ये वाला लगा दो, और वो करली ब्रैकेट लहराते बालों वाला लगा दो, जैसे समझ में आता हो वैसा लगा दो, ठीक है। तो लला समझो ये बात। अब क्या हो गया, ये p2 माइनस p1 इक्वल्स टू f, और f इंटू टी हो जाएगा। अब आपको पता है वेयर, भाई इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था, f इंटू टी। ये इक्वेशन देखो और ये वाली इक्वेशन देखो, इन दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को कंपेयर कर दो। आई किसके बराबर हो गया, ये हमारा p2 माइनस p1, यानी कि इम्पल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अच्छा, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ये तो रिलेशन आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें और कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि भाई आप आई लिख दो, और ये p2 है, ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल है, तो mv वेलोसिटी फाइनल है, तो ये mv मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया, माइनस और m और u, ये क्या हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कर लेंगे, m कॉमन है तो ऐसे m कॉमन ले लिया,
और लिख दिया v माइनस यू, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी तो हर तरीके, इस तरीके से बहुत तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? वैसे नोट कर लो, मैं एक दो चीज़ और बताता हूँ। ठीक, नोट कर लिया? सही। अब इसे देखो और कैसे लिख सकते हैं, क्या है, तो एक दो पॉइंट और बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझना है। आसान सा डेरिवेशन है कि नहीं? ठीक। अब इसमें क्या है, देखो जैसे अभी आपने क्या करा, I इक्वल्स टू, ये आपने लिख दिया फाइनल एक्सप्रेशन m v माइनस यू, लिख दिया, ये आ गया आपका। इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, अब I की जगह लिख सकते हो f इंटू टी इक्वल्स टू m v माइनस यू। ठीक है, अब अगर इस फोर्स का फॉर्मूला मैं बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, m v माइनस यू अपॉन टी। अब कई बार क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम देखते हैं वहां पे तो ऐसा लिखा हुआ है f, ये तो हो गया f इक्वल्स टू m v माइनस यू। अब तो लगता है ये कहाँ से आ गया, तो t किधर चला गया, ये तो फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, ये पढ़ा तो फॉर्मूला ही है, लिखा हुआ ये मिल गया। तो आप बच्चों ये समझो, अगर ये टाइम 1 सेकंड ले लोगे तो नीचे क्या लिखोगे, अपॉन में 1, तो 1 को तो लिखो या मत लिखो अपॉन में, वो तो हर एक नंबर के नीचे 1 है ही। तो इस तरीके से अगर कभी फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना कि इसमें टाइम तो नीचे लिखा है, लेकिन ये टाइम कितना, ये जो टाइम है कितना ले लिया, ये 1 सेकंड ले लिया, ये टाइम कितना ले लिया, 1 सेकंड ले लिया। तो ये समझ में आ गया। तो ये इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव किया और फिर अलग देखा किस तरीके से हम इससे फोर्स का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, इस तरीके से आ गया। समझ आई बात ये? हाँ, और दूसरे तरीके से भी है, अगर ये देखा जाए तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, बस ये है कि यहाँ पर थोड़ा स्टाइल हो गया, थोड़ा अलग करने का हो गया। ठीक है, तो लग रहा है कि कोई नई चीज़ आ गई। अब जैसे मैं तुम्हें इसी को बता रहा हूँ, जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो a इक्वल टू कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया। ये गारंटी से पढ़ा हो तुमने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 9th में पढ़ा, 11th में भी। अब मैं लिखता हूँ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू मास, अब एक्सेलरेशन की जगह ये ठोक दो भाई, एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू निकाली, लिख दो, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो देखो आ गया, चीज़ है वही है। ठीक है, ये अलग तरीके से ड्राइव कर कर आके निकाल लिया, ये ऐसे करके निकाल लिया। तो ये हमारा क्या था, एक छोटा सा डेरिवेशन था, एक रिलेशन था, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देखो जो टेंशन लेने की जरूरत रही, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं, आप थोड़ा एफर्ट करें, अपने ऊपर भरोसा रखें और थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करें। तो देखो भाई ऐसा है ना, शॉर्टकट, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा। ठीक है, कोई कहता ना इतने आसानी से हो जा रहा है, इतनी जल्दी कर हो जाएगा। ठीक है, पूरे साल के लिए सिलेबस बनाया जाता है, तो आपको पूरी साल यूनिफॉर्मली मेहनत करना पड़ेगी, तभी हो पाएगा। मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बता दी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अब कोई बता रहा है, कोई सक्सेसफुल होने के तरीके ही बता रहा है, उसका शॉर्टकट भी बता रहा है, तो फिर इसका मतलब ये सेंटेंस ही गलत हो गया कि सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता। तो खुद ही बताओ, जो सक्सेस का शॉर्टकट होता ही नहीं। कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, तो बेटा उसके लिए मेहनत भी बड़ी होती है। समझ गए? ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें कुछ बड़ा करना है और उसके लिए बहुत कम मेहनत करनी हो? ऐसा नहीं होता है। कोशिश करते रहे बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसमें आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।